भैया और भाभी की सगाई हो गई थी और शादी में अभी कुछ महीने बाकी थे। और मेरे लिए ये रिश्ता भैया के ससुर जी ने ही तय किया था। अम्मा ने तो जैसे एक तरह से यह भार उन्हीं के सिर डाल दिया था, और कहती भी तो किससे। भैया तो इस काम के लिहाज से बहुत छोटे थे, उनका अनुभव ही कितना था। जीजा जी, उफ, वे तो दिन रात अपनी ही शान बघारा करते थे। अम्मा पर जब तब एहसान जताते रहते कि उनकी बिटिया का हाथ थामकर उन्होंने कोई उपकार कर दिया हो। वे ये भूल ही जाते थे कि दीदी की शादी बाबूजी के सामने हुई थी, और उसमें बाबूजी ने अपनी हैसियत से ज्यादा ही खर्च कर डाला था। अब चाचा जी की लीला तो और भी न्यारी थी। एक ही शहर में रहकर महीनों शक्ल नहीं दिखाते थे, हर बाजार में मिलते तो हालचाल पूछने से भी कतराते थे कि कहीं कुछ लेना देना न पड़ जाए। लेकिन जान पहचान वालों के सामने उफ, ऐसा दिखावा करते कि जैसे स्वर्गीय भाई साहब की गृहस्थी का भार धोते धोते उनके कंधे झुक गए हैं। भैया की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का तो पता नहीं कहाँ कहाँ रोना रोया होगा उन्होंने। इसलिए ये बात एक तरह से तय थी कि हम दोनों की शादी के लिए इन दोनों का कोई एहसान नहीं लिया जाएगा। भैया के लिए तो खैर कोई समस्या ही नहीं थी, नौकरी बाद में मिली, रिश्ते पहले आने लगे थे। सवाल तो मेरा था, अम्मा को बस मेरी शादी की चिंता ही घुन की तरह खाए जा रही थी। इसलिए उन्होंने सीधे समधी जी से बात की। देखिए भाई साहब, दो बार मेहमानों को झेलना मेरे बस का नहीं है। ना मेरे पास उतना पैसा है, ना काम बटाने वाले हाथ हैं। इसलिए मैं एक ही बार में सब निपटा कर छुट्टी हो लेना चाहती हूँ। किसी तरह इस लड़की के लिए एक वर जुटा दीजिए, तो मैं फुर्सत हो जाऊं। आपकी बेटी के सिर पर भी फिर कोई भार नहीं रहेगा। बेचारे रस्तोगी जी समझ गए ये कोई अनुरोध नहीं है, आदेश है। एक तरह से तो जैसे शादी की शर्त ही रख दी गई हो कि दोनों की शादी एक दिन करेंगे। बेचारे अपनी बिटिया के लिए तो पहले ही जूते चटकाकर हलाकान हुए जा रहे थे, अब ये एक और जिम्मेदारी सिर पर आ गई। अपनी लड़की के लिए वर खोजना फिर भी आसान होता है, आपको अपनी हैसियत अपनी औकात का तो पता होता है ना। भले बुरे की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी होती है, पर दूसरों के लिए काम करते समय तो 100 बार सोचना पड़ता है। फिर भी इंजीनियर दामाद पाने का लालच उन्हें मजबूर कर दिया, और क्या नया अभीरा खोज लाए मेरे लिए। लड़का पटना का, अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट, MA PhD, अपना मकान, घर में केवल भाई, मकान भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ। जब मर्जी हो किराएदारों से खाली करवाकर अपनी अलग गृहस्थी बसा लो। इतना अच्छा रिश्ता शायद हम लोग भी नहीं खोज पाते, और यहाँ तो खोजने वाला था ही कौन। देखने दिखाने का कार्यक्रम भी पटना में ही संपन्न हुआ। हम लोग भाभी की गोद भरने गए थे, भैया भी साथ हो लिए। वहीं उन लोगों को बुला लिया गया। पहले से परिचित थे, अब परिचय रिश्ते में बदल गया तो सभी खुश हो गए। हम किसी खास तैयारी से नहीं गए थे, फिर भी चाचा जी ने लड़के को 201 रुपया देकर शगुन लिया। उनकी भाभी ने मुझे एक साड़ी दी। सगाई की कोई विधिवत बात थी तो उनके भाई बोले मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता। बात तो हो ही गई है, अब आप शादी की तैयारी कीजिए। सच में ऐसे सुलझे हुए इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं। दिवाली के बाद के पहली मुहूर्तों पर शादी तय हुई। बीच में 6 महीने का अंतराल था जो कि जरूरी भी था। इस बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई, जैसे जन्मदिन की बधाइयाँ, कुछ उपहार, राखी वगैरह। हमने भाभी के यहाँ में राखी भेजी, मेरी ससुराल से भी सामान आया। शुरू में हम लोग पत्र भी लिखा करते थे, भैया भी एक आध बार हो आए थे। फिर देखा कि अम्मा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तो संयम कर लिया। 3-4 महीनों की ही तो बात थी। भाभी का रिजल्ट आया था, इंग्लिश में फेल हो गई थी। भैया बहुत बिगड़े, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर देखकर ही शादी किया था, नहीं तो आजकल BA पास लड़कियों को पूछता कौन है। उन्होंने फौरन अपने होने वाले बहनोई अतुल को पत्र लिखकर अनुरोध किया, समय निकालकर शोभा को थोड़ा कोच कर दें, मेरे लिए यह इज्जत का प्रश्न है। तब भैया कहाँ जानते थे कि वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अम्मा के उत्साह का तो जैसे कोई अंत ही नहीं था।
अपना गठियावाद भूलकर वे शादी की तैयारी में जुट गई थीं। खरीदारी पर खरीदारी, एक से एक गहने, एक से एक साड़ियाँ, एक से एक स्वेटर्स, एक से एक सूट। बेटी और बहू में, बेटे और दामाद में कोई फर्क ही नहीं। जो भी घर में आता, अम्मा तुरंत अपना बक्सा खोलकर बैठ जाती, देखो ये लिया है, कैसा लगा। और फिर उनकी प्रशंसा सुनकर ऐसे खुश हो जाती जैसे बच्ची को टॉफी मिल गई हो। बाबूजी की मृत्यु के बाद पहली बार उन्हें इतना खुश देखा, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई उस खुशी को। श्राद्ध पक्ष तक तो अम्मा दम साधे बैठी रही, पर नवरात्रि शुरू होते ही जैसे बिजली भर गई उनमें। और हो भी क्यों न, दो शादियां थीं, कोई मजाक है क्या। उन्होंने तुरंत भाभी के पिता को पत्र लिखा, कैसा इंतजाम कर रहे हैं लड़के वाले, कितनों का कर रहे हैं, साफ साफ लिख भेजिए ताकि हम भी उसी हिसाब से आमंत्रण दे सकें। फिर मेरे होने वाले पति अतुल के भाई साहब को भी पत्र भेजा, आपकी तरफ से कितने लोग आ रहे हैं, बैंड बाजा आप लाएंगे या हमें ही व्यवस्था करनी होगी, महिलाएं आएंगी क्या, उनके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी क्या। अम्मा ने लगातार 3-4 चिट्ठियां लिख डालीं, पर कोई जवाब ही नहीं आया। हारकर टेलीग्राम भी भेजे गए, रस्तोगी जी ने तो उसे भी पी लिया जैसे। हाँ, अतुल के भाई साहब का 1-2 लाइन का पोस्टकार्ड आया, हो सके तो तारीख आगे बढ़ा दें। क्या तारीख आगे बढ़ा दें? अम्मा तो जैसे बौरा ही गईं। तारीख आगे बढ़ाना कोई मजाक है क्या? यहाँ सबका बयाना दिए बैठे हैं, सब डूब जाएगा। फिर दोबारा व्यवस्था करना इतना आसान है क्या? 4 महीने पहले से हॉल बुक करना पड़ता है। समय पर ना हलवाई मिलते हैं, ना बैंड वाले, ना टेंट, ना लाइटिंग, सब बुक हो जाता है। आखिर में हार कर अम्मा ने जीजा जी को पटना भेजा, जाओ, जाकर सब ठीक से तय करके आओ अब, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किया धरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उल्टे आते ही बरस पड़े। ऐसी ही बेइज्जती करवानी हो तो आगे से हमें ना भेजा कीजिए। आखिर हुआ क्या, होना क्या था? उन लोगों ने तो हमें चंदा मांगने वाला समझ लिया, किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अतुल जी तो हमें देखकर सीधे दिल्ली खिसक लिए, बोले जरूरी सेमिनार है। उनके भाई साहब बुखार का बहाना बनाकर कमरे में दुबक गए। बस एक भाभी थी जो हमें घंटे भर चाय नाश्ता करवाती रहीं, जैसे मैं वहाँ सिर्फ पेट भरने ही गया था। तो रस्तोगी जी को साथ ले लेते। वाह, क्या कहने हैं आपके। अरे, आपके रस्तोगी जी के यहाँ तो हमें किसी ने पहचाना तक नहीं। शोभा ने भी नहीं पहचाना, कहा तो दरवाजे से ही टरका दिया। कह दिया रस्तोगी जी 3-4 दिन के लिए लखनऊ गए हैं, जब लौट आए तब आइएगा। कसम है मुझे, जो अब उनके दरवाजे पर थूकने भी जाऊं। अम्मा तो सचमुच डर गई थीं। जीजा जी इस अपमान का बदला शादी में जरूर निकालेंगे, इसमें तो अब कोई संदेह ही नहीं रहा। फिर अम्मा ने मिन्नतें करके चाचा जी को भेजा। अब चाचा जीजा जी की तरह कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी नहीं थे, बिल्कुल ठेठ किस्म के जीव थे। मान अपमान की परवाह किए बिना बात की तह तक पहुंचकर ही दम लेते थे। और चाचा जी वो खबर लाए जिसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। खबर थी भी ऐसी, सचमुच बहुत भयानक। अंग्रेजी साहित्य पढ़ते पढ़ाते शोभा और अतुल एक दूसरे को कब पढ़ने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। समझाने बुझाने के सारे प्रयास विफल हो गए और फिर एक दिन किसी मंदिर में फेरे लेकर इन लोगों ने उस पूरे विषय को ही समाप्त कर दिया। रस्तोगी जी बेचारे क्या कहते, बस चाचा जी से क्षमा मांगते रह गए। लेकिन अतुल ने साफ कह दिया, सगाई वगैरह तो हुई नहीं थी। आई वॉज नॉट लीगली बाउंड टू हर। अगर सगाई हो भी जाती तो भी क्या फर्क पड़ता, मन क्या कभी इन बंधनों की परवाह करता है। शोभा को ही सगाई का बंधन कहाँ रोक पाया। अम्मा तो गुस्से से पागल हुई जा रही थीं। उस दिन भैया जैसे ही काम से लौटे वे उन पर टूट पड़ी और पढ़ा लो अंग्रेजी। पता नहीं रानी जी को कहाँ की कलेक्टरी दिलवानी थी। अरे, नहीं आती थी अंग्रेजी तो न सही, हिंदी में बात करती तो क्या तुम छोटे हो जाते। और अब 4 लोग सुनेंगे तो कितनी इज्जत बढ़ेगी। चुड़ैल सबके मुंह पर कालिख पोत कर चली गई।
भैया हतबुद्ध से अम्मा का प्रलाप सुनते रहे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। बड़ी देर बाद जब माजरा समझ में आया तो जैसे वो पत्थर हो गए। मैंने सोचा था उनकी प्रतिक्रिया भी अम्मा जैसी विस्फोटक होगी, पर नहीं, वो बस मूक बने बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने बाहर चले गए और 12 घंटे बाद उनका छत्वेछत शरीर ही लौटा। इस अपमान को, इस लज्जा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और रेल के सामने कूद गए थे। मरना तो मुझे भी था, पर अम्मा को देखकर जी कड़ा कर लिया। इस वज्रपात को वो अकेले कैसे झेलती। दुख की इस घड़ी में मेरे सिवा और कौन था जो साए की तरह उनके साथ रहता। निस्संदेह उनका दुख मेरे दुख से कहीं बड़ा था। तब से साल पर साल गुजरते जा रहे हैं। उम्र मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है और मैं हूँ कि वहीं खड़ी हूँ जहाँ 23 साल पहले खड़ी थी। ट्रिंग 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 एक साथ पता नहीं कितनी घंटियां बज उठीं। तंद्रा टूटी तो देखा कंडक्टर कान के पास खड़ा चिल्ला रहा था, बहन जी उतरना नहीं है। हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई तो देखा सारी बस मुझे घूर रही है। कंडक्टर रोज का परिचित था, इसीलिए सज्जनता बरत रहा था, पर यात्रीगण वो भला मुझे क्यों क्षमा करते। यह आधे मिनट की देरी भी जैसे उनके लिए कोई भयंकर दुर्घटना थी। उतरते समय कितनी सारी बातें सुननी पड़ीं। आजकल तो लेडीज भी भांग पत्ती खाकर चलने लगी हैं। अरे किसी के ख्यालों में खो गई होंगी इस उम्र में सभी। और फिर सब हंस पड़े। शर्म से गड़ गई मैं। रास्ता चलते हुए भी जैसे ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं और मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। क्या जमाना आ गया है। लोगों में अब जरा भी लिहाज नहीं रह गया। जो मुंह में आता है बक देते हैं और साथ वाले वो तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं समझते, उल्टे ही करके हंस देते हैं। चलते चलते मैं अचानक ठिठक गई। अपने भुना भुनाते मन को मैंने ठीक से टटोला तो स्तब्ध रह गई। मुझे ज्यादा वो उम्र वाला ही बातें चुभा था। तो क्या 35 साल की उम्र में कोई किसी के ख्यालों में डूब ही नहीं सकता। अगर यह सच होता तो क्या मैं अतीत को इतनी बारीकी से याद रख पाती। क्या उस भयावह अनुभव को फिर से जी पाती। अतीत के चलचित्रों में जो बार बार झांक रहा था मुझे झकझोर रहा था, अतुल का ही तो था जो मेरे भविष्य को खराब किया। और इतने दिनों से मैं भ्रम पाले हुए थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वक्त का तकाजा भी वही था। इस उम्र में कितनी हिकारत से कहा था उस लड़की ने, जैसे किसी को याद करने का ठेका सिर्फ यौवन ने ही ले रखा हो। और 35 साल की उम्र में क्या कोई बूढ़ा हो जाता है। खैर उसका भी क्या दोष है। मेरा सूखा शरीर, रूखा चेहरा और खिचड़ी बाल देखकर अक्सर ही लोग मुझे 40 के पार पहुंचा देते हैं। कई बार मन करता है कि बाल रंग लिया करूं, पर हिम्मत ही नहीं होती। अम्मा की घूरती निगाहों से डर लगता है। कई बार इच्छा होती है अम्मा कभी तो कहें तू कैसी होती जा रही है, जरा तो अपनी सेहत का ख्याल किया कर, तेरा भी अपना जीवन है। पर अम्मा कभी कुछ नहीं कहती। उन्हें अपना ही रोना रोने से फुर्सत नहीं मिलती। दिन भर सब कुछ विसूरना और उदास रहना, बस यही 2 काम रह गए हैं उनके पास। नर्स की नौकरी मिल गई थी मुझे, उससे पैसे तो मिलते ही थे, मन भी बहला रहता था। इस उम्र में परिवार के आगे कहाँ मन बहलाने की फुर्सत होती है किसी को। लेकिन मैं तो अकेली थी। मैं सोचते सोचते घर पहुंच गई। अम्मा तुम्हें वो मिसेज वर्मा याद है? उस दिन पार्टी में आई थी, खूब याद है। और सुन ले अनिता, हम कहे देते हैं ऐसे वैसों को घर में मत लाया कर। हाँ, जिसके झूठे बर्तन हम नहीं धोएंगे। यानी अम्मा को अब तक उस बात का मलाल बना हुआ है। 2 महीने पुरानी बात भी उनके जेहन में अब तक ताज़ा है। पहली बार घर में किसी को बुलाया था, जश्न करने का तो कभी मौका ही नहीं आया। ऊपर छत पर बरसाती नुमा कमरा बनवाया था, बस उसी बहाने सबको चाय पर बुलाया था क्योंकि सब पीछे पड़ी रहती थीं। दिन भर अम्मा बड़े चाव से सब कुछ बनवाती रहीं, सबका स्वागत भी उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ किया। पर जैसे ही मैंने एक एक का परिचय देना शुरू किया,
उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। खाने में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिसका किसी ने भी बुरा नहीं माना। पर जब सारी टीम मदद करने के बहाने चौके में घुस आई, तो मैं समझ गई आज रात अम्मा का उपवास रहेगा। एक बूंद पानी भी वे नहीं पेंगी। सबके जाने के बाद रात को मैंने बर्तन समेटे। नौकर तो कभी घर में थी ही नहीं, अपने आप ही सब कुछ करना था। अम्मा से बस मैंने कप प्लेट धोने के लिए कहा था, उन्होंने तो मना नहीं किया, पर इतना कुछ सुना दिया मानो मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब कर दिया हो। इतना ताव आया था मुझे। मान लो आज भैया होते तो घर में रोज रोज पार्टियां होती, तब भी अम्मा क्या ऐसे ही छींकती। दूसरे ही क्षण ख्याल आया, भैया होते तो अम्मा बर्तन क्यों धोती। इंजीनियर की माँ होती वे नौकरों की पलटन पर राज करती। वर्मा की कोई बात कह रही थी ना तुम, अम्मा ने टोका। किस्सों में उन्हें बेहद रुचि है। समझती हैं कि जब अनिता ने कोई बात उठाई है तो बेमतलब नहीं होगी। मिसेज वर्मा की बहन का लड़का उनके यहाँ आया हुआ है। किस लिए? अकेला नहीं है अम्मा, एक लड़की भी साथ में है। पटना के रईस परिवार की है। लड़की की माँ ने जहर खा लिया है। क्या? हाँ अम्मा, और बाप को हार्ट अटैक हो गया है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। लड़की का बड़ा भाई पिस्तौल लेकर घूम रहा है, कह रहा है या तो बहन को वापस ले जाएगा या दोनों को मार देगा। फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं। मिसेज वर्मा बेचारी खूब रो रही थी। अम्मा, इतना गुनी लड़का है, बैंक में मैनेजर है, बहन की सारी आशाएं उसी पर टिकी हुई हैं। ये तो लड़की भगाने से पहले सोचना था ना। उसने भगाई नहीं है अम्मा, लड़की खुद उसके साथ आई है, वो कोई बच्ची नहीं है। उसके साथ बैंक में काम करती है। पढ़ लिख कर तो यही होगा। अम्मा का ये तकिया कलाम है, जहाँ कुछ उल्टा सीधा सुना, सारा दोष पढ़ाई के सिर मर दिया। जैसे पढ़ लिख कर सभी लड़कियां आवारा हो जाती हैं। एक मैं भी तो हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर रही हूँ, फिर भी पिछले 23 सालों से जोग धारण किए बैठी हूँ कि नहीं। पर अम्मा की आंखें मुझे तो शायद कभी देखती ही नहीं। अम्मा, उस लड़की के माँ बाप को जानती हो? कौन? वही जो कभी तुम्हारी बहू और दामाद बनने वाले थे। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। नाम और गली जरा परिचित सा लगा, तो मैंने कुरेद कर पूछ लिया था। अम्मा, मेरा ख्याल है हम बिटिया का विधिवत कन्यादान कर ही दें। किसी दिन वह तुम्हारी भी पोती हो सकती थी। खबरदार, अम्मा दहाड़ी उस कुलक्षणी। प्लीज अम्मा। अम्मा का पैतरा देखकर मैंने जबरदस्ती उन्हें रोक लिया, क्योंकि एक बार जब वे गाली देने लगती हैं तो ऐसी गालियां देती हैं कि कान बजने लगते हैं। खासकर शोभा के लिए तो उनके पास इन अनमोल बोलों का अक्षय कोश है। अतुल हर बार साफ बच जाते हैं, क्योंकि हत्या तो भैया की हुई है। मुझे भी किसी ने जिंदा लाश बना दिया है। यह माँ को कभी नजर ही नहीं आता। मेरे टोकने से अम्मा की धारा प्रवाह गालियों पर ब्रेक तो लग गया, पर उनका बुदबुदाना अब भी जारी था। अम्मा, मैंने कहा, क्यों अपनी जुबान गंदी करती हो? अपनी करनी तो वे खुद ही भोग रहे हैं। अनिता, ये तो होना ही था। बबूल में भी कभी आम फले हैं भला। ऐसी माँ की कोख से सती सावित्री तो पैदा होने से रही। इसलिए तो कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सच कहूँ तो आज मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है। कलेजे पर ठंडक पड़ गई है मेरी। जितना मुझे रुलाया था उसने, भोलेनाथ उससे ज्यादा उसे कल पाएंगे। मरते समय कोई पानी देने वाला भी पास में ना होगा। अम्मा, फिर बाद दस्तूर शुरू हो गईं। घर की दीवारें उनकी बद्दुआओं से गूंज उठीं। एक एक शब्द कानों पर जैसे हथौड़े की चोट कर रहा था। पर अब उन्हें चुप कराने की सामर्थ्य मुझमें नहीं थी। पूरी शाम उनका बड़बड़ाना जारी रहा। रात खाना खाते समय भी अच्छे खासे मूड में थीं। बार बार कह रही थीं, तुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं रुक गई, नहीं तो आज ठाकुर जी को हलवा पूरी खिलाने का मन हो रहा था। कितने दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई है। जी खुश हो गया। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। सालों साल मैंने आंखों में रात काटी है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। ... पर मुझे रात भर नींद नहीं आई। फुर्सत में लेटे जब अपना ही मुआयना किया तो मैं चकित रह गई।
मेरी नींद खुशी ने उड़ा दी थी। हाँ, सचमुच में बहुत खुश थी मैं, शायद अम्मा से भी ज्यादा। मुझे अम्मा से ईर्ष्या हो रही थी। कितनी सुखी हैं वे, बेखट कह देती हैं सब कुछ अपने मन की बात, और मैं मुखौटा उड़े बेवजह अपने में ही कुड़ रही हूँ। अपना ये सम्मान किसे दिखाना है मुझे, किसे रिझाना है? मैं खुलकर क्यों नहीं कह देती कि आज मेरे कलेजे पर भी ठंडक पड़ी है, मेरी बद्दुआएं भी रंग लाई हैं। तुमने हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी उजाड़ दी थी, आज तुम्हारे दोनों बच्चों के सिर पर भी काल नाच रहा है। ईश्वर ने बहुत सही न्याय किया है, पर मजे की बात ये थी कि मेरा सारा रोष, सारा आक्रोश अतुल के लिए था। शोभा को तो मैं कब का बरी कर चुकी थी। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी दम साधे पड़ी रही। करवट बदलते भी डर लग रहा था। कमरे के दूसरे छोर पर अम्मा की चारपाई थी, बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोई थीं। सोचा, अपनी खटापट से उनकी नींद क्यों खराब करूं। 4 बजे तक मैंने किसी तरह सब्र किया, फिर उठना ही पड़ा। मैंने बिल्कुल आहिस्ता बिस्तर छोड़ा, दबे पांव भीतर गई। बाथरूम का दरवाज़ा, पानी का मटका, सब कुछ बहुत धीरे से खोला और बंद किया। जरा भी आवाज़ न होने दी। आवाज़ के डर से ही बिजली का स्विच तक नहीं दबाया। उसी तरह दबे पांव वापस लौटी, पर देखा अम्मा की चारपाई खाली थी, और शायद वो बहुत देर से खाली रही होगी, क्योंकि देर तक जागने के बावजूद मुझे उनके खांसने खखारने की आवाज़ तक नहीं आई थी। कहाँ चली गई अम्मा? भीतर तो नहीं थीं। मैंने बाहर झांका, बरामदे की जाली से लगी वे एकटक बाहर निहार रही थीं। अम्मा, मैंने आवाज़ दी। वे चौंकी, पलट कर देखा, उनकी आंखें डबडबाई हुई थीं। शाम को जो चेहरा उल्लास से दमक रहा था, अब बुझ सा गया था। क्या बात है अम्मा, नींद नहीं आ रही? उत्तर में उन्होंने फिर शून्य में नजरें गड़ा दी। डूबती सी आवाज़ में बोली, सब किस्मत की बात है बिटिया। एक वो बेटा है जो घर की आन बान के लिए मरने मारने को उतारू हो गया, और एक हमारे थे जो चुपचाप पटरी पर लेट गए। ये भी ना सोचा कि अम्मा का बुढ़ापा कैसे कटेगा। मैं स्तब्ध रह गई। अम्मा की पीठ पर रखा मेरा हाथ बर्फ सा हो गया। तो क्या अम्मा सारी रात जागकर उसी का मातम मना रही थीं? क्या वे बिल्कुल भूल गई हैं कि उनके बुढ़ापे की गरिमा बनाए रखने के लिए मैंने अपना यौवन को एक कोना कर दिया है? वे फफक कर रो पड़ीं, पर मैं जड़वत खड़ी रह गई। उन्हें सांत्वना देने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था इन आंसुओं में से एक भी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए, मेरे उजड़े अतीत के लिए, मेरे सोने भविष्य के लिए, मेरे बिखरे सपनों के लिए। अम्मा कब रोई थी जो आज रोएंगी। आज पक्का विश्वास हो गया कि जिनके लिए तिल तिल कर जी रही हूँ, वे मेरी माँ नहीं हैं। वे तो भैया की माँ हैं, अपने बेटे की माँ। अब बस बहुत हो चुका। कब तक अतीत को लेकर वर्तमान को धुंधला करती रहूंगी? कल को अम्मा नहीं रहेंगी तो शायद मैं उनको भी कोसती रहूंगी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया है, मैं 35 साल की उम्र में दुल्हन बनूंगी, अपना घर बसाऊंगी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।